गुड आफ्टरनून क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर लिक्विड्स के बारे में। तो आज का टॉपिक है पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सेमी सॉलिड। तो हेडिंग डाल दो, अटेंडेंस आपकी बाद में होगी। हेडिंग पायलट प्लांट, वॉइस क्लियर है सबको? Yes, ma'am. पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सेमी सॉलिड, इसमें लिखो स्टेप्स इन्वॉल्व। कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन पायलट प्लांट फॉर सेमी सॉलिड। स्टेप्स के नाम लिख लो। वही स्टेप्स हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं आपके लिक्विड्स में भी और सॉलिड्स में भी। फर्स्ट है रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड है पर्सनल रिक्वायरमेंट। रिपीट कीजिए मैम। फर्स्ट है रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग REPORTING, रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड है पर्सनल रिक्वायरमेंट। थर्ड है स्पेस रिक्वायरमेंट। सेम वही स्टेप्स हैं जो आप लिक्विड और आपने सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए पढ़े थे, वही स्टेप आपके सेमी सॉलिड्स के लिए भी हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला। नेक्स्ट है रो मटेरियल्स। नेक्स्ट है रिलेवेंट प्रोसेस इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन। नेक्स्ट है प्रोडक्शन रेट्स। नेक्स्ट है स्केल अप कंसिडरेशंस। नेक्स्ट GMP कंसिडरेशन। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ एनालिटिकल मेथड टू क्वालिटी एश्योरेंस। तो सेम वही स्टेप्स रहेंगे आपके सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और अब सेमी सॉलिड्स में भी। वही आपका रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले था कि किसकी रिपोर्टिंग, कौन रिपोर्ट करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिपोर्ट करने की। फिर आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, पर्सनल कैसे होने चाहिए, वही आपके वेल एजुकेटेड होने चाहिए, जिनको नॉलेज हो प्रॉपर। स्पेस रिक्वायरमेंट्स, रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला। रो मटेरियल्स भी सेम आपके वैसे ही। रेलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस। तो जो आपके थोड़े चेंज हैं वो मैं लिखवाऊंगी। तो हेडिंग डालो प्रोडक्शन रेट्स आपकी हेडिंग है, प्रोडक्शन रेट्स। इसमें लिखो प्रोडक्शन रेट्स डिपेंड ऑन immediate and future market requirements, comma selection of size and type of equipment is vary
is very crucial, is very crucial, CRUCIAL, crucial मतलब important, crucial. Next point, determining the product loss, determining the product loss in the equipment during manufacture. तो प्रोडक्शन रेट में होता क्या है आपका, प्रोडक्शन रेट आपका डिपेंड करता है कि आपका जो फ्यूचर मार्केट डिमांड है वो कैसी होगी, उस पर डिपेंड करेगी। और आपका साइज़ जो है, सिलेक्शन ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि आपका इक्विपमेंट का साइज़ कैसा है और आपका किस टाइप का इक्विपमेंट है, इन चीज़ों पर आपका प्रोडक्शन रेट डिपेंड कर सकता है। क्योंकि अगर आपका बड़ा साइज़ होगा तो क्या होगा, आपका बड़ा बैच बन सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपका प्रोडक्शन रेट या आपका प्रोडक्शन रेट कैसा होगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो साइज़ कैसा है, फ्यूचर मार्केट डिमांड जो है वो किस पर डिपेंड करेगी कि आपका जो साइज़ और टाइप कैसा है आपका इक्विपमेंट का, उस पर आपका डिपेंड करता है कि आपका जो इक्विपमेंट का साइज़ क्या है और टाइप क्या है। और आपका क्या करता है प्रोडक्शन रेट आपका डिटरमाइन करता है कि आपका प्रोडक्ट लॉस कितना हो रहा है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपकी किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहाँ पे लॉस भी होगा ही। अब क्योंकि कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह आपका प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र करते टाइम क्या हो सकता है, आपका पाउडर गिर सकता है, तो लॉस हो सकता है। तो उस चीज़ का भी डिटरमाइन करेगी आपका प्रोडक्शन रेट कि आपका लॉस कितना हो रहा है प्रोडक्ट का ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट इसी में ही है नेक्स्ट पॉइंट, द time required to clean the equipment between batches, Next point, the number of batches that will need to be tested for release, और हम प्रोडक्शन रेट में क्या चेक करेंगे कि आपका टाइम कितना लग रहा है, कोई भी इक्विपमेंट को क्लीन करने में कितना टाइम ले रहे हैं। तो यानी कि जब आपका कोई भी बैच बनता है, एक बैच बनेगा, तब एक बैच के बाद दूसरा बैच बनने जाएगा, तो उससे पहले क्या होगा, क्लीनिंग होगी। क्योंकि अगर क्लीनिंग नहीं होगी तो शायद कंटामिनेशन हो सकता है। तो इस वजह से आपकी क्लीनिंग भी प्रॉपर है या नहीं है, तो प्रोडक्शन रेट में हमें क्लीनिंग भी चेक करनी होगी कि कितना टाइम ले रहे हैं हम क्लीन करने में। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम क्लीनिंग करने में लेंगे तो आपका प्रोडक्शन भी लेट होगा, तो आपका मार्केट में भी आपकी ड्रग लेट पहुंचेगी, तो उससे आपका जो मार्केट डिमांड है वो भी लेट हो सकता है। तो आपको प्रोडक्शन रेट उससे क्या हो सकता है, घट सकता है। तो इस पर भी डिपेंड करेगा। और आपका किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ बैचेस दैट विल नीड टू बी टेस्टेड फॉर रिलीज़, यानी कि जो QC में आपका सैंपल भेजेंगे, जो भी बैच का हम सैंपल भेजेंगे वो उसको क्या होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ बैचेस आपके टेस्ट हो करके रिलीज़ हुए हैं, उन पर भी डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्शन रेट कैसा होगा। क्योंकि कुछ आपके बैचेस ऐसा भी हो सकता है कि टेस्टिंग के टाइम पे ही फेल हो जाए। अगर वो फेल हो गए तो उसको दोबारा से बनाने और दोबारा से टेस्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो उस वजह से कि आपका प्रोडक्शन रेट गड़बड़ आपका घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो प्रोडक्शन रेट आपका इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, आपका टाइम कितना ले रहा है क्लीन करने में इक्विपमेंट, और आपके कितने नंबर ऑफ बैचेस रिलीज़ हो रहे हैं फ्रॉम QC। तो ये सब चीज़ें आपकी चेक होंगी प्रोडक्शन रेट में। अब है स्केल अप कंसिडरेशन, नेक्स्ट हेडिंग है स्केल अप कंसिडरेशन। स्केल अप कंसिडरेशंस में हेडिंग है फर्स्ट साइज ऑफ टैंक, सेकंड फिल्टर साइज, फर्स्ट है साइज ऑफ टैंक,
सेकंड है फिल्टर साइज ऑब्लिक टाइप, फिल्टर साइज ऑब्लिक टाइप। नेक्स्ट एडिशन ऑफ पॉलीमर एंड गम्स, एडिशन ऑफ पॉलीमर एंड गम्स। नेक्स्ट मिक्सिंग मेथड्स, मिक्सिंग मेथड्स, कॉमा स्पीड एंड टाइम, कॉमा स्पीड एंड टाइम। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर। नेक्स्ट हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स, हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स। नेक्स्ट protection from degradation, protection from degradation। next flow rates, flow rates and filling rates, flow rates and filling rates। तो आपके सेमी सॉलिड के लिए क्या क्या स्केल अप कंसिडरेशन है, यानी कि क्या क्या जो स्टेप्स हैं हम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग चेक करेंगे। फर्स्ट है साइज ऑफ टैंक, कि जो आपका टैंक है जिसमें सेमी सॉलिड आपका बन रहा है या मिक्स हो रहा है, उस टैंक की साइज़ क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ये हम चेक करेंगे साइज ऑफ टैंक की साइज़ कितना है। नेक्स्ट है फिल्टर साइज ऑब्लिक टाइप, यानी कि हम फिल्टर्स जो यूज़ हो रहे हैं सेमी सॉलिड को बनाते हुए, जो हम फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है और उसका टाइप क्या है, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ पॉलीमर एंड गम्स, क्योंकि जब हम सेमी सॉलिड बना रहे हैं तो उसके लिए हमें पॉलीमर्स चाहिए होंगे, गम्स चाहिए होंगे। तो जब हम उसको ऐड करेंगे, हम किस स्पीड से उसको ऐड कर रहे हैं, कैसे हम उसको मिक्स कर रहे हैं, उस पर भी आपका डिपेंड करेगी स्केल अप कंसिडरेशन, कि हम प्रॉपर तरीके से एडिशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपके पॉलीमर एंड गम्स का। अगर हम प्रॉपरली एडिशन नहीं करेंगे, प्रॉपरली वो मिक्स नहीं होंगे, तो उससे क्या हो सकता है, अगर आप इमल्शन ही ले लें, अगर हम इमल्शन बना रहे हैं, इमल्शन भी एक सेमी सॉलिड है, तो अगर इमल्शन बनाते हुए हमने प्रॉपरली क्या ना किया, पॉलीमर या गम जो भी हम ऐड करेंगे प्रॉपरली नहीं किए, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें क्रैकिंग आ सकती है, क्रीमिंग हो सकती है, ये सब चीज़ें उसमें हो सकती है अगर हम प्रॉपरली ऐड ना करें आपके पॉलीमर्स एंड गम्स। नेक्स्ट आता है आपका मिक्सिंग मेथड, स्पीड एंड टाइम, यानी कि मिक्सिंग का मेथड कैसा है, कि हम जब मिक्स कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमने सारे ही मटेरियल्स एक साथ ऐड कर दिए और सबको मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक एक करके जो भी आपका BMR होगा, जो भी आपका रिकॉर्ड रहता है वहाँ पे, तो उसमें लिखा रहता है कि आपका ये मटेरियल ऐड होना है, सब आपका नंबरिंग वाइज होता है, वहाँ पे स्टैंडर्ड वाइज होता है। तो आपका एक एक करके ही जो आपके मटेरियल्स हैं वो ऐड होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं एक एक करके ही, जो एक्सिपिएंट्स हैं पहले एक एक्सिपिएंट्स ऐड करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा नहीं कि सारे एक्सिपिएंट्स आपने एक साथ ऐड कर दिए तो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो हम ये भी चीज़ देखेंगे आपका मिक्सिंग मेथड कैसा है, स्पीड आप कैसा रख रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने हाई स्पीड रख ली और हाई स्पीड रखने से क्या हुआ, जो आपका सेमी सॉलिड था उसमें ज़्यादा स्पीड लगाने से, ज़्यादा हाई शेयर लगाने से उसमें क्रैकिंग आ गई। ये भी हो सकता है कि हाई शेयर लग के हाई स्पीड से उसमें क्रैकिंग आ सकती है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका मिक्सिंग मेथड कैसा है, स्पीड कितनी है और टाइम हम कितना ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर, क्योंकि आपका टेम्परेचर में भी आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर है और ज़्यादा ही लो टेम्परेचर है। अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, आपके जो सॉल्यूशन है जो हम ऐड करेंगे आपके सेमी सॉलिड में, जो भी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर हमने ज़्यादा रखा तो क्या होगा, ज़्यादा रखने से आपका जो सेमी सॉलिड हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिग्रेड कर सकता है। ज़्यादा टेम्परेचर के होने की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिग्रेड कर सकता है। और सेकंड, अगर हम ज़्यादा लो टेम्परेचर रखेंगे तो लो टेम्परेचर के होने वजह से क्या होगा, वो क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लो टेम्परेचर हम रखेंगे तो क्या हो सकता है, क्रिस्टल्स बन सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हम टेम्परेचर लगा रहे हैं सेमी सॉलिड के लिए, वो भी हम प्रॉपर जितना आपका BMR में लिखा है, जितना आपका स्टैंडर्ड उसमें दिया गया है आपके प्रोसेसिंग में, उतना ही हो। नेक्स्ट आपका हीटिंग एंड कूलिंग रेट।
तो ये भी चीज़ देखना पड़ेगा कि आपका जो हीटिंग और कूलिंग रेट है वो कितना है। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा हीटिंग हो गई, उसमें ज़्यादा हीटिंग होने से क्या हो गया कि जो आपके मटेरियल्स हैं ज़्यादा हीटिंग की वजह से सब चीज़ें एक दूसरे से चिपक जाएं, और जब आपके सेमी सॉलिड जब बनने जाएंगे मशीन में, तो मशीन में क्या होगा, वो एक से चिपक जाएंगे और फिलिंग करने में आपका प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी चीज़ हमें चेक करनी होगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन, यानी कि हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि आपका जो मटेरियल है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो डिग्रेड ना करे, इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम फिल कर सकते हैं, एम्बर बॉटल में फिल कर सकते हैं, या आपके ट्यूब्स आती हैं, ट्यूब्स में फिल कर सकते हैं, ताकि वो आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिग्रेड ना करें। फ्लो रेट और फिलिंग रेट अपना चेक करेंगे। जो आपका पाइप्स लगे रहते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, उसमें जो वहाँ पे पाइप्स लगे होते हैं, उनकी स्पीड चेक करेंगे कि आपका जो फ्लो रेट है वो कितना है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। अगर फ्लो रेट भी है तो वहाँ पे फ्लो रेट का भी एक इक्विपमेंट लगा होता है, जिसमें आपका फ्लो रेट वहाँ पे शो होता रहता है कि अब इतना जो आपका सेमी सॉलिड है उसका जो फ्लो रेट है वो इतना है। तो ऐसा तो नहीं है फ्लो रेट ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तब भी फिलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा लॉस हो सकता है प्रोडक्ट का। अगर आपका फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो फ्लो रेट ज़्यादा होने से क्या होगा, जो आपके कंटेनर्स हैं वो प्रॉपर फिल नहीं होंगे, जल्दी से फिल होंगे, और जल्दी से फिल होने के चक्कर में क्या हो सकते हैं कि वो गिर सकते हैं, उसका लॉस हो सकता है, प्रोडक्ट लॉस ज़्यादा हो सकता है। और अगर फ्लो रेट आपका बहुत ज़्यादा कम है तो क्या होगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। और क्या हो सकता है, आपकी फिलिंग ऐसा भी हो सकता है कि कम हो जाए, जो कंटेनर्स हैं प्रॉपरली फिल ना हो। तो ये सारे आपके हैं स्केल अप कंसिडरेशन। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स। नेक्स्ट हेडिंग है, ये था आपका स्केल अप कंसिडरेशन। अब हेडिंग आती है प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स। इसमें लिखो फॉलोइंग थिंग्स आर recorded in batch records, बैच रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, अगर आप कभी कंपनी में गए हो विजिट के लिए तो वहाँ पे आपने देखे होंगे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ BMR होते हैं, BPR होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। BMR क्या होता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, BPR होता है बैच पैकिंग रिकॉर्ड। तो जो BMR होता है उसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, पूरा आपका मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड रहता है, यानी कि कहाँ से, डिस्पेंस होने से लेकर के पूरा आपका जहाँ तक उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी कि आपकी सेमी सॉलिड में तो कोटिंग हो गई, यानी कि आपकी जो फिलिंग प्रोसेस तक है, फिलिंग प्रोसेस तक आपका पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है वो उसमें रिकॉर्ड में रहेगा। अगर उसकी जो पैकिंग है, पैकिंग में क्या होगा, यानी कि वो जब आपका कार्टन्स में जाएगा, कंटेनर्स के बाद सिपर्स में जाएगा, फिर उसके बाद जब पूरा पैक हो जाएगा वो रिकॉर्ड रहेगा आपका BPR में, यानी कि वो जो आपका पैकिंग रिकॉर्ड है वो उसमें रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में सिर्फ आपका क्या होगा, सेमी सॉलिड के बनने तक का रिकॉर्ड और फिलिंग का रिकॉर्ड, ये सब आपका रहेगा बैच रिकॉर्ड्स में। तो ये रिकॉर्ड्स रहते हैं, इसमें सब कुछ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही रहता है कि हमें इतना टेम्परेचर देना है, इतना आपको टाइम देना है, मिक्सिंग टाइम इतना होना चाहिए, मिक्सिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए, ये सब पहले से ही उसमें रहता है। तो ये चीज़ आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी रिकॉर्ड रहेंगी बैच रिकॉर्ड्स में, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है एडिशन रेट, लिख लो, फर्स्ट है एडिशन रेट, सेकेंड है मिक्सिंग टाइम, थर्ड है मिक्सिंग स्पीड, नेक्स्ट है हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स, नेक्स्ट है टेम्परेचर, नेक्स्ट है फिनिश्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन,
नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोडक्ट रिलीज, स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोडक्ट रिलीज। तो बैच रिकॉर्ड में आपके कौन कौन सी चीज़ें होंगी? एडिशन रेट किसका? आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसका रेट कितना है, उसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो किस रेट से हम उसको ऐड कर रहे हैं एक्टिव को, वो चीज़ हमें देखनी होगी। मिक्सिंग स्पीड क्या है, मिक्सिंग टाइम क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स, टेम्परेचर, फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, मतलब फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यानी कि जो आपके बैच रिकॉर्ड्स हैं वो भी प्रॉपरली है या नहीं है, फिल जो है आपके है या नहीं है। स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोडक्ट रिलीज, अगर आपका प्रोडक्ट पास हो जाता है QC से तो जब वो रिलीज़ होगा तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपका QC से पास हो चुका है, यानी कि अब हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपका पूरा स्पेसिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है GMP कंसिडरेशन, GMP कंसिडरेशंस। फर्स्ट है अ चेकलिस्ट ऑफ GMP आइटम्स, अ चेकलिस्ट ऑफ GMP आइटम्स, अ चेकलिस्ट ऑफ GMP आइटम्स। नेक्स्ट इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोसेस validation. Next regular process review, regular process review and revalidation, regular process review and revalidation. Next relevant return SOP, relevant return SOP। SOP की फुल फॉर्म क्या है अक्षय कुमार? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOP? अक्षय, अक्षय, मंजीत, मंजीत, हाँ बताओ फिर दोस्त। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हाँ, SOP की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अ रिलेवेंट रिटर्न SOP। नेक्स्ट एडिक्वेट प्रोविजन, एडिक्वेट प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट a well-defined technology, a well-defined technology transfer system, a well-defined technology and transfer system. Next an orderly arrangement of equipment, an orderly arrangement of equipment। अगर हम GMP से देखें तो GMP में क्या 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 चीज़ें हैं आपकी, हमें क्या देखनी पड़ेगी? अ चेकलिस्ट ऑफ GMP आइटम्स, यानी कि जो आइटम्स हैं वो जो आपकी GMP के थ्रू चल रही हैं उसकी चेकलिस्ट पूरी देखनी पड़ेगी। आपका इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन है या नहीं है। इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन क्या होता है? जो आपके इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, आपके जितने भी पायलट प्लांट आपके लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, या फिर जो आपके मैन्युफैक्चरिंग जब होगी, प्रोडक्शन हो जब होगा, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन में आता है आपको पूरी डिटेल्स इक्विपमेंट की। कोई भी इक्विपमेंट है वो कितने आपका कितना उसका साइज़ है, किस कंपनी का है, तो ये सब चीज़ें आपकी पूरी डिटेल, एक इक्विपमेंट की पूरी डिटेल, यानी कि इसमें क्या होगा आपकी इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में हर एक इक्विपमेंट की डिटेल्स होती हैं। तो ये पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरा एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिकॉर्ड रहता है जिसमें हम इक्विपमेंट्स के बारे में, इक्विपमेंट्स की डिटेल्स उसमें रहती हैं।
तो ये आ जाता है आपका इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में। फिर आता है आपका प्रोसेस वैलिडेशन। अब प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है? प्रोसेस वैलिडेशन भी एक तरीके का आपका डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होता है जिसमें हम पूरा जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है उसको वैलिडेट करके चलते हैं। अगर हम कोई भी न्यू अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं अपनी कंपनी में, पहली बार कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने तीन बैच बनाते हैं। 3 बैच क्यों बनाते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बैच में आपका प्रॉपर तरीके से डोजेस फॉर्म बन सके, इसलिए हम 3 बैच बनाते हैं। फिर तीनों बैच को, यानी कि 3 बैच बनाए तो तीनों का प्रोसेस वैलिडेशन किया। प्रोसेस वैलिडेशन में क्या किया कि जो भी हमने फर्स्ट अपने बैच में उसका रिकॉर्ड रखा है, रिकॉर्ड में क्या किया कि आपका मिक्सिंग टाइम कितना है, कौन सा हमने ग्रैनुलेटर यूज़ किया, कौन सा हमने एफबीडी यूज़ किया, कितने क्वांटिटी का एफबीडी यूज़ किया। तो जिस क्वांटिटी का अगर हमने फर्स्ट में प्रोसेस वैलिडेशन किया, अगर हमें लगता है कि हमें ये चीज़ चेंज करने से अपना जो डोजेस फॉर्म है वो हमारा अच्छा बन सकता है, तो हम वो सेकंड वाले प्रोसेस वैलिडेशन करते हुए चेंज कर सकते हैं। फिर जो हम थर्ड अपना बैच बनाएंगे, अगर सेकंड में भी हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सेकंड वाले बैच में भी कोई दिक्कत आ रही है, तो हम वो भी थर्ड बैच में ठीक कर सकते हैं। तो हम फिर तीनों को कंपेयर करेंगे कि जो परफेक्ट, जो स्टेबल डोजेस फॉर्म बना है वो किस प्रोसेस वैलिडेशन के अकॉर्डिंग या किस प्रोसेस वैलिडेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्टेबल बना है, फर्स्ट के, सेकंड के या थर्ड के। तो वही चीज़ अगर जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में आपका डोजेस फॉर्म बनेगा, फिर वही हम उसका क्या करते हैं, वही हम उसका BMR बनाते हैं, उसका फिर रिकॉर्ड बनाते हैं। फिर उसी तरीके से हम अपनी जो डोजेस फॉर्म है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वो हमारा पूरा एक प्रोसेस वैलिडेट हो जाता है। तो प्रोसेस वैलिडेशन करते हुए हमने ये चीज़ें ध्यान रखते हैं। प्रोसेसिंग यानी कि जो हम प्रोसेसिंग के टाइम पे जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे उसमें मिक्सिंग हो, ड्राइंग हो, सब कुछ इसमें टाइम, स्पीड सब आ जाता है। तो ये चीज़ें हम प्रोसेस वैलिडेशन में करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर प्रोसेस रिव्यू एंड रीवैलिडेशन। अगर एक बार प्रोसेस वैलिडेट हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वही हमेशा चलता रहे, हम उसको बीच बीच में रिव्यू करेंगे, रीवैलिडेट करेंगे, ताकि हम और अच्छे से उसको बना सके और स्टेबल फॉर्म में अपना डोजेस फॉर्म बना सके। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस का रिव्यू करते हैं और रीवैलिडेशन करते हैं। नेक्स्ट है रिलेवेंट रिटर्न SOP। हमारे पास हर एक, चाहे वो इक्विपमेंट ले लो, चाहे वो अपना प्रोसेसिंग ले लो, कोई भी आपका इक्विपमेंट है, प्रोसेसिंग है, कुछ भी है, उसका हमारे पास सब चीज़ों का एक रिलेवेंट रिटर्न SOP होनी चाहिए। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास हर चीज़ की SOP होनी चाहिए। अगर क्लीनिंग भी है, अगर आपकी क्लीनिंग भी हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, या फिर कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में क्लीनिंग भी होनी है, तो उस क्लीनिंग की भी SOP हमारे पास होनी चाहिए कि कैसे कैसे हमको क्लीनिंग करनी है। टाइप A से करनी है, टाइप B से करनी है, टाइप C से करनी है। टाइप A, टाइप B, टाइप C भी एक आपकी क्लीनिंग में डिवाइड हुई है, जैसे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बैच टू बैच, या फिर आपका अगर हमने नाइट में कोई प्रोडक्ट चलाया है तो अगर हमें डे में चलाना है तो भी हमें क्लीनिंग करनी है या नहीं करनी है। तो हर कंपनी का अलग अलग होता है, चाहे वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, बैच टू बैच करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा। तो हमारे पास हर चीज़ की SOP होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका एडुकेट प्रोविज़न फॉर ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, यानी कि आपकी जो पर्सनल हैं, जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ट्रेनिंग क्यों होनी चाहिए? अगर हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो कोई भी न्यू कमर आएगा वहाँ पे, कोई भी काम करने के लिए आएगा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि उसको वर्क कैसे करना है। तो इस वजह से क्या करना चाहिए, आपका टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रॉपर पर्सनल की होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि उनको भी हर चीज़ की नॉलेज मिलती रहेगी। और अगर कोई न्यू कमर आ रहा है तो उसको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि अगर आपका पहले से ही वहाँ पे कंपनी में पहले से ही तय है कि हम इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इतना टाइम हम रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सनल अपना रिकॉर्ड चेक करे। तो इसलिए क्या होता है, अपना हर एक SOP की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपकी जो SOP है इस तरीके से हमारे यहाँ SOP है, हर एक रिकॉर्ड की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग भी आपकी अलग अलग होती हैं, तो ट्रेनिंग भी होना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग आपकी पर्सनल्स को दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। फिर आता है आपका वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सिस्टम। तो जो आपका
ट्रांसफ़र सिस्टम है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सिस्टम है। अब ट्रांसफ़र में आप ले लो कि अगर इक्विपमेंट से एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि उसका भी हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है तो किस तरीके से करनी है, क्या क्या हमें चीज़ें रखनी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होनी चाहिए उस चीज़ की, कि हमें क्लीनिंग भी ले लो या ट्रांसफ़र भी ले लो कि हमें ट्रांसफ़र कैसे करना है, वो एक प्रॉपर तरीके से हमारे पास ट्रांसफ़र सिस्टम होना चाहिए। फिर आता है आपका एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स। वही चीज़ है कि इक्विपमेंट्स भी आपका प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए। अरेंजमेंट जो है आपके इक्विपमेंट्स का, ऐसा नहीं कि एक ही रूम में हमने एफबीडी भी रख दी, आरएमजी भी रख दी, हर चीज़ एक जगह ही रख दी, तो क्या होगा, मिक्सअप होने की चीज़ें ज़्यादा मिक्सअप हो सकती हैं। अगर हमने एक प्रोडक्ट की आरएमजी में हमारा वहाँ पे मिक्सिंग चल रहा है और एक जगह पे ड्राइंग चल रही है एफबीडी में, और अगर एक ही जगह पे एफबीडी भी है आरएमजी भी है, तो क्या हो सकते हैं, दो प्रोडक्ट आपके क्या हो सकते हैं, मिक्सअप हो सकते हैं या फिर क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी कि आपने जो अरेंजमेंट किया है वो ऑर्डरली किया है या नहीं किया है इक्विपमेंट्स का। तो ये आते हैं आपके जीएमपी कंसिडरेशन में। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ, हेडिंग डालो, ट्रांसफ़र ऑफ एनालिटिकल मेथड, ट्रांसफ़र ऑफ एनालिटिकल मेथड टू क्वालिटी एश्योरेंस, टू क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें लिखो ड्यूरिंग द स्केल अप, ड्यूरिंग द स्केल अप न्यू प्रोडक्ट, during the scale up new product comma analytical test methods transferred to the quality control department, transferred to the quality control department. Next point, the quality assurance staff, the quality assurance staff should review the process, to make sure that the proper analysis instrumentation is available and that personnel personnel are trained to perform test, तो इसमें क्या होगा, जब भी हम कोई न्यू प्रोडक्ट स्केल अप करने जाएंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे अपने प्रोडक्ट का, और एनालिसिस के लिए हम अपना प्रोडक्ट कहाँ पे भेजेंगे, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भेजेंगे। यानी कि आपके 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में। फर्स्ट होता है क्वालिटी एश्योरेंस, सेकेंड होता है क्वालिटी कंट्रोल, थर्ड होता है प्रोडक्शन। तो मेन तो आपको प्रोडक्शन है, यानी कि जहाँ पे आपकी पूरा मैन्युफैक्चरिंग चल रही है प्रोडक्ट की, वो कहाँ पे चलती है, प्रोडक्शन में चलती है। फिर उसके बाद आपका जो QC है, QC का क्या काम है, क्वालिटी कंट्रोल का क्या काम है, आपका टेस्टिंग करना, एनालिसिस करना, एसए करना, तो ये सब चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल में आ जाती हैं। फिर क्वालिटी एश्योरेंस में आपका क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस में हर एक स्टेज पे चेक करना कि आपका जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अपनी हर चीज़ें रखना, वो किसका काम है, क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। तो जब भी हम कोई भी न्यू प्रोडक्ट स्केल अप करने जाएंगे तो अपना प्रोडक्ट हम कहाँ पे भेजेंगे, क्वालिटी कंट्रोल में भेजेंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल में जब भी हम भेजेंगे तो जो आपका क्वालिटी एश्योरेंस का स्टाफ है, तो क्वालिटी एश्योरेंस का क्या काम है, रिव्यू करना, यानी कि चेक करना प्रोसेस को कि प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आपको जो क्वालिटी एश्योरेंस का स्टाफ है वो ये चेक करेंगे कि जो आपका प्रोसेस है, जो एनालिसिस चल रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है
या नहीं हो रहा है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है, आपके वो अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर आपका एनालिसिस हो रहा है, चाहे वो यूवी से हो, एचपीएलसी हो, तो ये दोनों आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्यूसी में अवेलेबल हैं या नहीं है। और जो पर्सनल इसको यूज़ करेगा, जो उसमें परफॉर्म करेगा टेस्ट, क्या उसको चलाना भी आता है या नहीं आता है। या फिर ऐसा नहीं है कि वो हमने कोई भी पर्सन लेकर आ गए जिसको यूवी नहीं यूज़ करना आता है, एचपीएलसी नहीं यूज़ करना है, तो वो कैसे टेस्ट करेगा, कैसे वो एनालिसिस करेगा। तो हमें ये भी देखना होगा, जो आपकी क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ है उनको ये चेक करना होगा, रिव्यू करना होगा कि जो आपका प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन है या नहीं है, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन है या नहीं है। और जो उसको चलाएंगे, जो पर्सन उसको यूज़ करेंगे, जिसमें वो परफॉर्म करेंगे टेस्ट, उसको भी प्रॉपर उस चीज़ की नॉलेज है चलाने की या नहीं है, ये भी आपका क्वालिटी एश्योरेंस का स्टाफ देखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट। इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें हम 3 चीज़ें चेक करेंगे। एक तो विस्कोसिटी इवैल्यूएशन, सेकंड प्रिजर्वेटिव इवैल्यूएशन, थर्ड है स्टेबिलिटी स्टडीज़। ये 3 हम इवैल्यूएट करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट पर हमारे पास कोई भी सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होगा तो हम उसके अंदर 3 चीज़ें चेक करेंगे, विस्कोसिटी इवैल्यूएशन, प्रिजर्वेटिव इवैल्यूएशन और स्टेबिलिटी स्टडी। तो विस्कोसिटी इवैल्यूएशन में हम देखेंगे कि वो कितना विस्कस है या कितना नहीं है। विस्कोसिटी में हम चेक करेंगे कि वो स्किन में पेनिट्रेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब सेमी सॉलिड कोई भी चीज़ बनाएंगे वो क्या करेंगे, हम स्किन पे अप्लाई करेंगे। तो स्किन में अप्लाई करेंगे तो वो पेनिट्रेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यानी कि वो परमेएबल होगा या नहीं होगा, ये चीज़ चेक करेंगे। प्रिजर्वेटिव इवैल्यूएशन में हम क्या चेक करेंगे, जो हम प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं अपने सेमी सॉलिड में, क्योंकि सेमी सॉलिड में हम प्रिजर्वेटिव तो ऐड करेंगे ही ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, तो वो जो प्रिजर्वेटिव है उसका भी इवैल्यूएशन करेंगे। जो हम प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड हम प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, या फिर ऐसा पुअर क्वालिटी का हमने अपना प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया, तो उससे क्या होगा, अगर पुअर क्वालिटी का ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है। तो हम प्रिजर्वेटिव का इवैल्यूएशन करेंगे। थर्ड में हम स्टेबिलिटी स्टडी करेंगे कि जो आपका जो सेमी सॉलिड है, जो अपना प्रोडक्ट है हमारा, वो स्टेबल है या नहीं है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? समझ में आया सबको? आकांक्षा, मानसी, अनुभव, पीयूष, अटेंडेंस बोल दो सब।